हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर इन इंडिया थर्ड, जहां पर कैश क्रॉप्स का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जहां पर हम कैश क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले हमने एग्रीकल्चर इन इंडिया, जहां पर एग्रीकल्चर के बारे में हमने इंडियन एग्रीकल्चर को हमने डिटेल में समझा था। वहीं पर हमने जो हमारे यहाँ की क्रॉप्स हैं उनके टाइप्स भी समझे थे। इसके बाद हमने देखा जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं उनको डिटेल में देखा। अब हम आते हैं कैश क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। कैश क्रॉप जिन्हें हम नकदी फसलों के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कैश क्रॉप जो कि प्रॉफिटेबल पर्पस से इनको ग्रो किया जाता है। क्लियर है, मेन पर्पस प्रॉफिट लेना होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कैश क्रॉप्स, जिसमें कि हम देखें तो हमारी फाइबर क्रॉप्स भी आएंगी, शुगर केन भी आएगा, कॉफ़ी भी आएगा, टी आएगा, बनाना है। इस तरीके से देखें बहुत सारी कैश क्रॉप्स हमारे पास हैं जो कि मतलब हमारे यहाँ ग्रो की जाती हैं। तो यहाँ वन बाय वन हम लोग कैटेगराइज करके देखेंगे। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी क्रॉप हमारी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स, फिर बेवरेज क्रॉप जो है उनको भी हम आगे देखेंगे। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं हम हमारी एग्रो फाइबर्स से, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन जो हमारी राबी और खारिफ दोनों सीजन की क्रॉप है। एग्रो फाइबर्स यहाँ पर कॉटन में राबी खारिफ ये दोनों सीजन की क्रॉप है, ये ध्यान रखना है। कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो आते हैं कॉटन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप हमारे यहाँ की है, जिसकी देखा जाए तो आज के टाइम में तो डिमांड है ही, बहुत पुराने टाइम से ही कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा रही है। जब हमारे यहाँ क्या है बाहर से ट्रेडर्स आए थे, तो यहाँ के देखिए मसाले जो थे वो हो गया, यहाँ का मसलिन हो गया, यहाँ का कॉटन हो गया, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था, जो कि यहाँ पे वो चीप रेट में लेते थे और अपने यहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इस पर कमाते थे। क्लियर है, तो कॉटन देखा जाए, क्योंकि कॉटन का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, मोस्ट डिमांडिंग फाइबर है ना। तो ये हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से ही ग्रो किया जाता रहा है और इसकी डिमांड रही है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया। और वहीं पर हम देखें कॉटन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो है वो हमको मिलता है कहाँ से, कॉटन से मिलता है। आप सभी ने कॉटन का प्लांट देखा होगा। कॉटन के प्लांट्स इस तरीके से उसमें फ्लावर्स आते हैं और वो बंद रहता है। जब वो क्या है पक जाती है, या कह सकते हैं एक टाइम के बाद पक कर वो ड्राई हो जाता है और वो ओपन हो जाता है, फिर इस तरीके से ये कॉटन जो है पूरे दिखते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत दिखते हैं। क्लियर है, तो ये आपकी कॉटन क्रॉप है। चलिए, बिफोर पार्टीशन अगर हम बात करें पहले की, पार्टीशन से पहले की, तो हमारे यहाँ का जो मलमल था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। मलमल या कह सकते हैं मसलिन क्लॉथ जो था ये बहुत ज़्यादा फेमस था, जो कि तैयार होता था कहाँ पर, ढाका में। तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइन क्वालिटी का था। ढाका बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश हमसे कब अलग हुआ? बांग्लादेश जो है वो 1971 में हमसे अलग हुआ है। उसके पहले तक क्या था, वो भारत में था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हमारा ही हिस्सा था। इसलिए जो हमारे यहाँ की मलमल थी या मसलिन जो क्लॉथ थे ये काफ़ी फाइन होते थे और इनकी डिमांड जो थी पूरे वर्ल्ड में होती थी। इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया की रैंक वर्ल्ड में देखा जाए कॉटन प्रोड्यूसर के मामले में तो 4th आती है। लेकिन अगर हम देखें टोटल पूरे वर्ल्ड का हम कितना प्रोड्यूस करते हैं तो सिर्फ 10% ही हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है। चलिए, तो अब बात करते हैं कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताओं के बारे में। कॉटन अगर देखा जाए तो इसका जो प्लांट होता है वो स्मॉल होता है, यानी बहुत बड़ा बहुत मोटा, जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ट्री बन जाते हैं, तो उस तरीके का नहीं। देखा जाए तो 1 to 1.5 मीटर का ये होता है। इसके अलावा देखा जाए तो लार्ज इसकी लीफ जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और इसके फ्लावर्स जो हैं वो येलो कलर के होते हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद वो पॉट्स बनता है जिसके अंदर कॉटन होते हैं। वो पॉट्स जब फट जाता है तब आपको कॉटन शो होने लगता है। ठीक है, फ्लावर्स डेवलप इनटू कॉटन सीड स्पॉट्स। तो फ्लावर्स जो है वो कॉटन सीड स्पॉट्स जो है इसमें डेवलप होते हैं। कॉटन सीड्स जिनको हम बिनोला के नाम से भी जानते हैं, बिनोला ऑयल भी आपने सुना होगा है ना। तो बिनोला के नाम से हम जानते हैं, जिसका यूज वनस्पति इंडस्ट्री में होता है। क्लियर है। अब ये सीड्स जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये आपको कॉटन जो है वो दिख रहा है ना। अगर ये क्या है, एक राउंड जो हमें दिख रहा है कॉटन का,
पहला तो कि ये जो कॉटन होता है ये पॉट्स में बंद होता है। जैसे आपको आप देखेंगे तो राइस है या वीट है, ये डायरेक्ट नहीं दिखता है, इसका आगे का प्रोसेस होता है तब दिखता है। ये क्या है, पेड़ में लगे हुए ही आपको प्योर कॉटन जो है वो दिखने लगता है। पॉट्स जब ओपन हो जाते हैं इस तरह से कॉटन लगे होते हैं। तो एक ये जो राउंड है इसके अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं जिनका कि वनस्पति इंडस्ट्री हमारी है उसमें इसका यूज होता है। क्लियर है? चलिए, दे आल्सो मेक एक्सीलेंट फॉडर फॉर मिल्क कैटल। मिल्क कैटल यानी कि जो मिल्क देने वाले हमारे कैटल्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा, उनके फॉडर के रूप में ये बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि इससे उनकी क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है वो काफ़ी इंप्रूव होती है। कॉटन इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ये चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है ना। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की क्रॉप है। कॉटन इज अ राबी एज वेल एज अ खारिफ क्रॉप। तो अभी हम लोगों ने इसको पहले भी समझा कि राबी और खारिफ दोनों ही सीजन की क्रॉप है। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉटन या वेराइटीज ऑफ कॉटन। तो देखिए, कॉटन का जो स्ट्रक्चर है या उसकी स्ट्रांगनेस जो है, इसके बेस पर देखा जाए तो हमारे यहाँ 3 तरीके के कॉटन पाए जाते हैं। क्लियर है? 3 वेराइटीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया। फर्स्ट जो है वो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिससे क्या है, जो फाइबर्स बनते हैं, ठीक है, इट लार्जेस्ट फाइबर्स, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट फाइबर वाला कॉटन होता है जो कि हमारा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है। इसमें देखा जाए तो इसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 24 टू 27 mm तक होती है। क्लियर है? यानी कि हम देख रहे हैं ये सर्कल में है ना, तो जब इसको हम क्या है लेंथ में लेते हैं तो इसकी लेंथ लगभग इतनी तक आती है और इससे फाइन क्वालिटी का कॉटन जो है वो रेडी किया जाता है। तो जो फर्स्ट टाइप आपका है लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ये क्या है, ये आपका बेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता है, फाइन क्वालिटी का कॉटन होता है जिसको हम इजिप्शियन कॉटन के नाम से भी जानते हैं। इन इंडिया हाफ ऑफ द कॉटन, इंडिया में देखा जाए तो जितना कॉटन प्रोड्यूस होता है, अभी हम 3 टाइप्स की बात कर रहे हैं जिनमें से आधा कॉटन जो है वो लगभग आधा कॉटन जो है वो इसी क्वालिटी का होता है। क्लियर है? अच्छा, स्टेट्स कौन से जो जहां पर इस क्वालिटी का कॉटन पाया जाता है, तो वो है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। चलिए बात करते हैं सेकंड जो कि है मीडियम स्टेपल कॉटन। यहाँ पर लेंथ की बात करेंगे। लेंथ इसकी होती है 20 टू 24 mm तक। देखा जाए तो मेन जो प्रोड्यूसर हैं कॉटन के, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनमें जैसे कि हो गया आपका राजस्थान है, तमिलनाडु है, पंजाब है, तो ये इस तरीके का कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट स्टेपल कॉटन। शॉर्ट स्टेपल कॉटन, यहाँ पर जो कॉटन बन रहा है उसकी लेंथ की बात करेंगे, लगभग 19 mm इसकी लेंथ होती है। देखा जाए तो हमारे यहाँ के कॉटन जो है उनमें सबसे लो क्वालिटी का कॉटन यही होता है, शॉर्ट स्टेपल कॉटन वाला ही। अगर इसके स्टेट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये इस तरीके का कॉटन जो है वो पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड द मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस वेराइटी, ये जो स्टेट्स हैं वो इस वेराइटी के मेन प्रोड्यूसर हैं। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं कॉटन के लिए सॉइल कैसी चाहिए होती है। इसके लिए सॉइल की बात अगर हम करें, मेनली ग्रो किया जाता है ये डीप ब्लैक सॉइल्स जिनको हम रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें कॉटन बहुत अच्छे से होता है, इसी वजह से इसको हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो क्योंकि ये जो सॉइल ब्लैक सॉइल होती है मॉइस्चर बना के रखती है जो इसकी फसल के लिए अच्छी होती है। क्लियर? तो मेनली ग्रोन इन डीप ब्लैक सॉइल, रेगुर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया एंड गुजरात, इस रीजन में। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अगर हम कॉटन की सॉइल की बात करें, कई सारी सॉइल में ये पाया जाता है, बट बेस्ट जो होती है वो ब्लैक सॉइल होती है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो ग्रोन वेल इन लाइट एंड एलुअल सॉइल ऑफ सतलज गंगा प्लेन्स एंड इसके अलावा रेड और लेटेराइट सॉइल जो है वो भी इसके लिए सुटेबल होती है। चलिए, तो अब कॉटन के लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो हम समझेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर, फिर आते हैं रेनफॉल। टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, तो देखिए माइल्ड, कूल, प्रेफरेबली ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए जहां पर टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री तक होना चाहिए। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ सनशाइन होनी चाहिए। डेज गर्म हो, वार्म हो एंड नाइट जो है वो कैसी हो, वो कूल हो। वो इसके बॉल्स और साथ ही साथ फाइबर्स इन दोनों के लिए ही सुटेबल होता है। देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई मिल जाएगा वो भी नहीं अच्छा है क्योंकि इसके रेशे जो हैं वो टूटने लगते हैं, ठीक है, यानी कि फाइबर्स जो है वो टूटने लगते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्राई भी या कह सकते हैं बहुत हॉट भी नहीं चाहिए। टेम्परेचर शुड नॉट फेस बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए जो कि इसकी फसल के लिए वरना नुकसानदेह होगा। रिक्वायर्स 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज जो है वो चाहिए होते हैं। कब? इसके ग्रोइंग पीरियड के दौरान।
नेक्स्ट हम आते हैं रेनफॉल। रेनफॉल देखा जाए तो 50 टू 80 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है, यानी कि कह सकते हैं मीडियम टाइप की रेनफॉल जो है वो चाहिए होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। स्टैग्नेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी और इसके अलावा एक्सेसिव रेन, ये दोनों ही इसके लिए हार्मफुल होते हैं। चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉटन की। तो कॉटन का मेथड ऑफ कल्टीवेशन सबसे पहला है कि 6 to 8 मंथ इसको लगते हैं तैयार होने में, यानी कि मैच्योर होने में। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग देखा जाए कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होता है। क्यों? इसका रीजन आपके पास होगा। इसका रीजन ये है कि भाई हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग अलग पाई जाती हैं और इसी वजह से इसको हार्वेस्ट करने का और इसको लगाने का समय अलग अलग होता है। फ्रॉस्ट जो होता है ये इसका बहुत बड़ा शत्रु होता है, यानी कि फ्रॉस्ट इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि 200 डेज जो है वो फ्रॉस्ट फ्री होने ही चाहिए। ये क्या है? ये राबी और खारिफ दोनों टाइम की फसल है। पंजाब और हरियाणा में देखें तो एज अ राबी क्रॉप इसको ग्रो किया जाता है। अप्रैल मई में इसको लगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है इसको दिसंबर एंड जनवरी में। चलिए तो पेनिनसुलर इंडिया की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर एज अ खारिफ क्रॉप इसको ग्रो किया जाता है। फिर आते हैं हम तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखा जाए तो ये खारिफ और राबी दोनों सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। क्लियर है? वहाँ पर दोनों सीजन की ये फसल है। मोस्टली कॉटन इज यूज्ड एज अ रोटेशन क्रॉप विथ अदर खारिफ क्रॉप। तो ज़्यादातर खारिफ क्रॉप के साथ इनका रोटेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? रोटेशन जो होता है वो हमारी सॉइल के लिए अच्छा होता है, पहली चीज़। दूसरा क्या है? लैंड जो है वो खाली नहीं जाने पाती है। और तीसरा हम समझेंगे किन क्रॉप्स के साथ इनको रोटेट किया जाता है। तो जैसे पीनट हो गया, ज्वार हो गया, मेज़ हो गया, इनके साथ कॉटन को रोटेट करके लगाया जाता है। मोस्टली द सीड्स जो है वो सो किए जाते हैं किस मेथड से? मेथड की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसमें क्या है सीड्स को बिखेरा जाता है। इस मेथड से ज़्यादातर कॉटन जो है उनको ग्रो किया जाता है। बट अगर पॉपुलर की बात हम लोग करते हैं तो ड्रिलिंग मेथड जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। इरिगेटेड क्रॉप विल गिव बेटर रिजल्ट। तो जहाँ पर क्या है इरिगेशन की सुविधा है या जहाँ पर सिंचाई किया जाता है वो क्रॉप जो है बेटर रिजल्ट देती है। रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर, देखिए क्या है कि इसका जो प्लांट होता है वो फर्टिलिटी को बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसकी जो सॉइल होती है उसमें फर्टिलाइज़र मैन्योर्स जो है इनकी बहुत ज़रूरत होती है कि समय समय पर ये चीज़ें जो है वो दी जाती रहे। चलिए बच्चों बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो अक्टूबर में ये रेडी हो जाते हैं तोड़ने के लिए कि इन कॉटन बॉल्स को पेड़ों से अलग किया जाए, फिर आगे का प्रोसेस शुरू हो। इस दौरान क्या है? इस दौरान मॉइस्चर जो है वो कम होना चाहिए और साथ ही साथ टेम्परेचर जो है वो वार्म होना चाहिए। ये दोनों जो कंडीशन होती हैं, लेस मॉइस्चर और वार्म टेम्परेचर, ये इसको हेल्प करते हैं पकने में और फटने में। जब क्या है, जब ये ड्राई होता जाएगा तभी क्या है, तभी ये फटेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें इस समय में ज़रूरी होती है। डिजीज़ की बात करें तो जैसे अदर जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिजीज़ का खतरा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है डिजीज़ का। इसकी डिजीज़ जैसे कि बॉल वॉर्म्स हो गए, बॉल वीवेल्स हो गए एंड विल्ट्स हो गए, इस तरीके की डिजीज़ जो है वो इसमें लग जाती हैं, इसकी फसलों को ख़राब कर देती हैं। इससे बचने के लिए या कह सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फंगिसाइड्स हो गए, इनका यूज़ करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स, सबसे पहली चीज़ कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लेबर्स की ज़रूरत होती है। फिर आगे सारे प्रोसेस हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर सम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि हर फार्मर के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरा कि फसल मान लीजिए लगा दी गई, सब कुछ है जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है, लेकिन बाई चांस फसल खराब हो गई तो वो चीज़ किसे फेस करनी पड़ती है? जिसने इन्वेस्ट किया है। क्लियर है? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है द हायर स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोगों ने बात की इन्वेस्टमेंट की, तो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो कौन से एरिया हैं या कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ता है वो हम देखेंगे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो सबसे पहला लेबर, यहाँ पर लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग से लेकर यानी इसको लगाने के का जो प्रोसेस है वहाँ से लेकर लास्ट तक बहुत सारे लेबर्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में ज़रूरी ये होता है कि चीप मिले लेबर, साथ ही साथ स्किल्ड हो, तो ऐसे लेबर रखने होते हैं। अच्छा, अब जब लेबर रख रहे हैं तो उनको पे भी करना है। क्लियर है? तो एक तो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा जो है वो इसमें जाता है। दूसरा फर्टिलाइजर्स जो है वो ज़रूरी है भाई, इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इनको बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी रेंज अगर हम लोग देखें या रेट इनके देखें तो समय के साथ क्या है बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। क्लियर है?
चलिए, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से क्या है, जो ओनर है उसको क्या करना पड़ता है, ये फेस करना पड़ता है, मतलब ये भी खर्चे जो है वो उसको उठाने पड़ते हैं। पावर, अब क्या है, सिंचाई की ज़रूरत है या आगे की और भी प्रोसेस है, वहाँ पर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी वो भी हम देखें दिन पर दिन क्या है, महंगी होती जा रही है, तो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी पे करना पड़ता है। क्लियर है, तो यहाँ भी उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो हो जाता है। कॉटन सीड्स जो है वो काफ़ी महंगे आते हैं, और कॉटन सीड्स तो चाहिए ही, तभी क्या होगा, तभी ये कॉटन की क्रॉप जो है वो ग्रो की जा सकेगी, है ना, तो इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। पिकिंग इज मोस्टली डन बाय हैंड। अच्छा, यहाँ पर हम देखें कि इसको तोड़ने का जो काम होता है वो मोस्टली कैसे होता है, हाथों से होता है। जो कॉटन बॉल्स जो जब रेडी हो जाती हैं तो इनको हाथों से तोड़ा जाता है, इसके लिए मशीन जो है उसकी हेल्प नहीं ली जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे लेबर्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ ये काम जो है वो लगभग 3 मंथ चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, फ्लावर्स आए, और फ्लावर्स आने के बाद क्या है, कॉटन बॉल्स जो है वो आगे रेडी होती हैं, मतलब कॉटन जो है वो आगे रेडी हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि ये क्या है, इसमें फ्लावर्स जो है वो धीरे, जो इसका सीजन चल रहा है उसमें आते रहते हैं, तो इस तरीके से 3 मंथ इसीलिए लग जाते हैं इनको प्लक करने में, या फिर कह सकते हैं इनकी पिकिंग में इतना समय इसीलिए लग जाता है क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो आगे मैच्योर हो रहे होते हैं। चलिए, तो बात करते हैं प्रोसेसिंग। जब क्या है, ये कॉटन जो है जब इनको प्लांट से पिक किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है गिनिंग का। गिनिंग क्या है ये समझेंगे। जो ये कॉटन बॉल्स होती हैं जो प्लांट से लगी हुई होती हैं, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। एक जो फ्लावर होगा वहां से जो हमें कॉटन बॉल मिलेगी, उस एक कॉटन बॉल में ही बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो इनको अलग करना ज़रूरी होता है आगे के प्रोसेस के लिए। क्लियर है, तो पहला काम जो है वो गिनिंग का होता है। की बात अगर हम करें, इंडिया में देखा जाए तो जो है वो ज़्यादातर किससे होता है, मोस्टली डन बाय रोलिंग जीन्स के द्वारा ये काम होता है। इसके बाद आगे का प्रोसेस फिर होता है, इसको फिर आगे मिल्स में भेजा जाता है। कॉटन, जिसको कि हम लोग कपास कहते हैं, रॉ कॉटन जिसे हम कपास के नाम से जानते हैं, इसको सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स जो है यहाँ पर बेचा जाता है, या कह सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी मार्केट जो है यहाँ पर ले जाते हैं, जहाँ पर डीलर जो है वो इनको आगे के लिए भेजता है, इनके के लिए, और आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए सही मिल्स जो है वहां पर इसको भेजता है, जहां पर उसके रेट जो है वो तय होते हैं। किस बेस पर इसके रेट तय होते हैं, टाइप ऑफ यार्न, ठीक है, कि किस तरीके की धागे की क्वालिटी है, उसके बेस पर इनकी प्राइस जो है वो लगाई जाती है। देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग देखें तो बहुत बड़े लेवल पर, या कह सकते हैं बहुत सारे फार्मर्स जो है वो कॉटन की खेती करते हैं, और उनको सही रेट मिलना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनका फॉर्मेशन कर रखा है, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनको एक फिक्स प्राइस अपनी जो फसल है उसका मिल सके। चलिए, अब समझते हैं मेन पर्पस ऑफ द स्कीम इज थ्री फोल्ड स्कीम का मेन पर्पस क्या है। देखिए, सबसे पहला ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको सही मूल्य मिल सके, फेयर प्राइस टू द फार्मर्स गेट, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कंज्यूमर जो कि रॉ मटेरियल लेते हैं उनको अनएडल्टरेटेड रॉ मटेरियल जो है वो मिल सके, यानी कि जो रॉ मटेरियल वो लेते हैं वो कैसा उनको मिल सके, बिना मिलावट का शुद्ध मटेरियल जो है वो मिल सके। तीसरा, टू गारंटी प्योरिटी ऑफ कॉटन की प्योरिटी की गारंटी देना। चलिए, बात करते हैं यूजेस। तो देखिए, एक क्या है कि फाइबर निकल गया कॉटन से, उस फाइबर का आगे फैब्रिक में यूज होता है। दूसरा, इसके जो सीड्स हैं उनका भी यूज होता है। ये जो सीड्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनसे ऑयल निकलता है, जिससे क्या है वनस्पति बनाने में यूज करते हैं, मार्जिन बनाने में यूज करते हैं, और इसके अलावा क्या है, सोप में इसका यूज होता है। क्लियर है, वनस्पति जो डालडा वगैरह हम लोग देखते हैं। बात करें मार्जिन, तो पफ पेस्ट्री वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें इसका काम होता है। नेक्स्ट है सोप। इसके सीड्स जो है उनका यूज़ जो हमारे कैटल्स होते हैं इनको खिलाने में भी करते हैं, जो कि इनकी मिल्क क्वालिटी को बेटर करता है। क्लियर है, एक तो क्या है, जो ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया तो एक तरफ ऑयल हो गया, एक तरफ क्या है उसका बचा हुआ जो पार्ट है, वेस्टेज है, वो जो हमारे कैटल्स होते हैं उनको फीड कराया जाता है उसे। नेक्स्ट है एरिया स्टेट्स। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लार्जेस्ट एरिया पर कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो नंबर 1 पर हम नहीं हैं कॉटन ग्रो करने में, या कॉटन प्रोडक्शन में कहा जाए, है ना। एरिया तो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें, बट अगर हम देखें कि हम कितना प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमने देखा कि हम 4th नंबर पर आते हैं। अब कौन से एरियाज जो हैं बड़े लेवल पर वहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। नेट सोन एरिया का लगभग 6% आज के टाइम में अगर हम बात करें तो 6% जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है आपका पंजाब, हरियाणा, ठीक है,
गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ से आता है। अदर एरियाज की अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की तरफ, तो यहाँ पर आपका आता है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा और आपका तेलंगाना। क्लियर है? पेनिनसुलर इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये मेन प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। चलिए बात करते हैं जूट। जूट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है हमारी, देखा जाए तो कॉटन के बाद सेकंड नंबर पर आता है जूट, जो कि फाइबर के मामले में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर हम जूट की बात कर रहे हैं तो जूट जिसके बारे में अगर हम लोग कहें कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ऐसा नहीं कि इसकी डिमांड जो है वो आज बढ़ गई कि हम लोग अब कहने लगे हैं कि पॉलीथीन का यूज़ ना किया जाए, हम अपने घरों से निकल रहे हैं तो हमारे साथ जूट का थैला जो है वो साथ में होना चाहिए, जूट बैग साथ में हो और हम सामान उसमें लेकर आए जिससे हमें पॉलीथीन का यूज़ ना करना पड़े। क्लियर है? तो इसकी वजह से डिमांड जरूर बढ़ी है, लेकिन बहुत पुराने टाइम से हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा है क्योंकि इसकी क्वालिटी की वजह से। दूसरा, जब फॉरेनर जो यहाँ ब्रिटिशर्स जो थे, जो यहाँ पर राज कर रहे थे, तो इससे क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़बरदस्ती यहाँ के जो फार्मर्स थे उनसे इनकी खेती वो करवाते थे और इनको फिर वो एक्सपोर्ट किया करते थे, बाहर भेजा करते थे, उससे प्रॉफिट कमाते थे। तो बहुत पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ जूट जो है वो बहुत बड़े लेवल पर ग्रो किया जाता रहा है। क्लियर? बहुत ज़्यादा ये डिमांड में रहा है क्योंकि चीपनेस, ये सस्ता पड़ता है। इसके अलावा क्या है, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, लेंथ, लस्टर, तनता भी खींचता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इट्स फाइबर। क्लियर है? तो इसके जो फाइबर्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी, अगर आप देखेंगे जूट का बैग ही देखें या कोई भी चीज़ देखें, उसमें आपको पतले पतले बहुत सारे रेशे दिखेंगे, है ना, सारे जो है वो एक जैसे होते हैं, इसलिए भी ये क्या है बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा है। अब इसको इसके कलर की वजह से हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगर आपने जूट जो फाइबर है ये देखा होगा तो ये गोल्डन कलर का होता है, इसी वजह से इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो कभी क्वेश्चन आता है गोल्डन फाइबर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जूट को ही गोल्डन फाइबर कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे गनी बैग्स हो गए, क्लियर है, रोप्स हो गए, अपहोल्स्ट्री स्ट्रिंग हो गए, कारपेट्स हो गए, रग्स, क्लोथ्स, ट्रिपॉलिन्स जो त्रिपाल होते हैं चीज़ों को कवर करने के लिए, वहाँ इसका यूज़ होता है, और डेकोरेटिंग पीसेस जो हैं उसमें इसका यूज़ होता है, और भी बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं। रीज़न वही कि हम देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा। क्लियर है? इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में और बहुत तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको ब्राउन पेपर बैग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ना, और इसमें भारी भारी सामान जो है वो भर कर इनको स्टोर भी किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ले भी जाते हैं। क्लियर है? जो सैक्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो बोरे होते हैं, है ना, आप लोगों ने स्कूल में सैक रेस की होगी, है ना, तो जो बोरे होते हैं उसमें वीट है, शुगर है, पल्सेस हैं, राइस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भरकर स्टोर भी किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं। इसकी मजबूती की वजह से ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कैश क्रॉप। तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज भी इससे मिलता है, इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। अगर देखा जाए तो इंडिया जिसने कि एक टाइम, हाँ ज़रूर ये है, जूट प्रोडक्शन जो है इस मामले में कहा जा सकता है कि ग्रेट सेटबैक इन प्रोडक्शन ऑफ जूट बैग, इसको सफ़र किया इंडिया ने एक टाइम में, जूट बैग नहीं, जूट्स, ठीक है, तो इसको इंडिया ने एक बार सफ़र किया इसके प्रोडक्शन को लेकर, वो इस तरीके से कि 1971 में, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो हमसे क्या हुआ, हमसे अलग हो गया, जो कि हमारा ही हिस्सा था, वो हमसे अलग हो गया ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। तो जब वो उस समय जो ये डिवीज़न हुआ, तो यानी जो बांग्लादेश के हिस्से में जो हिस्सा गया, उसमें हमारा जूट प्रोडक्शन वाला बहुत सारा एरिया था जहाँ पे जूट प्रोड्यूस किया जाता था। तो वो एरिया जो था वो बांग्लादेश के साथ चला गया, यानी उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान। बाद में क्या है, वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया, तब आगे नाम उसका हो गया बांग्लादेश। क्लियर है? तो वो उसमें चला गया। ये अच्छा था कि भाई जूट मिलें जो थी वो हमारे साथ रह गई, वो हमारे हिस्से में आई, बट जो प्रोड्यूसिंग एरिया था वो उनके साथ चला गया। चलिए बात करते हैं टाइप्स या वेराइटीज़। तो भारत में 2 तरीके के जूट पाए जाते हैं, एक जो कि हम वाइट जूट के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड जो है वो है टॉस जूट। वाइट जूट देखा जाए तो जो हमारे डेल्टाई एरियाज़ होते हैं या फिर तराई एरिया होता है वहाँ पर, या लो लैंड कह सकते हैं, वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें टॉस, तो टॉस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड जो है इसको फेस नहीं कर पाता, या कह सकते हैं इसको ये नहीं झेल पाता है, इस वजह से इसको अपलैंड पर लगाया जाता है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं जूट के लिए सॉइल कैसी चाहिए होती है। तो सॉइल इसके लिए ऐसी चाहिए होती है, पहला तो कि लाइट सैंडी या फिर क्लेई लोम्स
या कह सकते हैं चिकनी दोमट जो है ऐसी मिट्टी चाहिए होती है। बेस्ट होती है इसके लिए कौन सी, जो कह सकते हैं एलुअल सॉइल वाले डेल्टाज बने होते हैं, ठीक है, जो रिवर डेल्टाज होते हैं वो सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है। इसके अलावा देखा जाए तो जूट जो है बहुत तेजी से, ये जूट का जो प्लांट होता है बहुत तेजी से सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको खींचता है। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पर क्या है हमेशा फ्लड आते रहते हैं, मिट्टी जो है वो नई होती रहती है, वो वाली लैंड इसके लिए बेस्ट होती है। चलिए बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। जूट के लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, सबसे पहले टेम्परेचर फिर रेनफॉल देखते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर हाई चाहिए होता है, लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, क्लियर है। अब आते हैं रेनफॉल पर। रेनफॉल यहाँ पर कैसी चाहिए होती है, तो सबसे पहले हम इसके लिए बात करेंगे RH, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है कि समय ग्रोथ के समय ज़्यादा चाहिए होती है, लगभग 80 to 90% चाहिए होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, आपने पहले इसको पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होती है। देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें मॉइस्चर की मात्रा होती है, ठीक है, नमी की मात्रा होती है, साथ ही साथ उसकी एक कैपेसिटी होती है कितना ज़्यादा वो होल्ड कर सकता है, क्लियर है। यही कहलाता है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है कि जितनी कैपेसिटी है और जितना उसने होल्ड कर रखा है, इसका जो रेशियो है उसको परसेंटेज में निकाला जाता है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो चलिए, तो इसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 80 to 90% चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं रेनफॉल। रेनफॉल यहाँ पर हैवी चाहिए होती है, लगभग 170 to 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए होती है, क्लियर है। या ये इसका रेनफॉल का क्राइटेरिया हमने देखा। लेकिन अगर क्या है, ड्रॉट वाली कंडीशन है या कभी भी बारिश हो जा रही या बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही, वो इसकी फसल के लिए सही नहीं है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो चाहिए होती है कब, जब ये क्या है, जब ये क्रॉप तैयार की जा रही है शुरू से लेके आखिरी तक, उसमें तो चाहिए होता है। इसके बाद जब इसको काट लिया जाता है उसके बाद भी इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे, यहाँ पर एक पिक्चर है उसको हम देख सकते हैं। देखिए ये कटने के बाद भी क्या है, इसके रेशो को, इसका जो स्टेम है उससे रेशो को अलग किया जाता है, जिसके लिए क्या है, पानी की अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए होती है। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी जूट का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ इसको ग्रो किया जाता है। पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा चाहिए होती है, पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि लेबर की ज़रूरत है ज़्यादा होती है, और ज़रूरी है कि भाई जो लेबर हो वो सस्ते हों, चीप हों, क्लियर है। तो सस्ते लेबर कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर प्राइस भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया जो है, हैवी पॉपुलेटेड एरिया जो है वो इसके लिए प्रेफर्ड होता है। अब हम बात करते हैं सोइंग, इसके सीड्स जो है वो कैसे डाले जाते हैं। तो देखिए सीड्स यहाँ पर जनरली ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड हमने पहले देख रखा है ना, ब्रॉडकास्टिंग हमने डिटेल पढ़ा था, ड्रिबलिंग वगैरह, डिबलिंग हो गया, इसके अलावा ड्रिलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इसके लिए अगर हम बात करें प्रोसेस कौन सा यूज़ होता है, तो ब्रॉडकास्टिंग और डिबलिंग जो है इनका यूज़ होता है। आज के टाइम में देखें तो पॉपुलर हो रहा है ड्रिलिंग मेथड भी इसके लिए, क्लियर है। वीडिंग जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडिंग क्या है ये भी हमने पहले समझा था, जो एक्स्ट्रा पौधे जो है वो उगाते हैं या निराई गुड़ाई जो की जाती है, ये चीज़ें जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई के लिए। कटाई के लिए जब इसमें क्या है, फ्लावर्स आने लगते हैं, फ्लावरिंग इसकी होती है, तब ये माना जाता है कि ये अब कटाई के लिए रेडी हो गया है, क्लियर। फिर इसकी कटाई जो है वो शुरू की जाती है, क्लियर है। हार्वेस्टिंग स्टार्ट्स इन जुलाई एंड कंटिन्यू टिल सितंबर। तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू होती है कब, जुलाई से, और जो कि चलती है सितंबर तक, क्लियर है। कुछ पोर्शन जो है उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, अभी हमने समझा। जब इसमें क्या है, फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तब माना जाता है फसल जो है वो रेडी हो गई है। तो जब फसल रेडी हो गया उसको काटा जाता है। अब इसके सीड्स कहाँ से मिलेंगे, तो इसीलिए क्या है, कुछ पार्ट जो है वो छोड़ दिया जाता है सीड्स के लिए। अगर क्या है, बारिश वाला टाइम है, अचानक से उस दौरान क्या है, जब इसकी कटाई का समय है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर फ्लड जैसा कंडीशन है, तो ऐसे में इसको उखाड़ दिया जाता है या फिर इसको काट दिया जाता है। चलिए, तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ जूट कल्टीवेशन। जूट कल्टीवेशन की प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहला ये लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। यहाँ पर क्या है, पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है लेकिन हर जगह वो अवेलेबल नहीं हो पाता है इरिगेशन फैसिलिटी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इरिगेशन फैसिलिटी का कमी होना। ड्यूरिंग खारिफ सीज़न के दौरान बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि जो खारिफ वाली हमारी अदर फसलें हैं उनको वो लगा देते हैं, जैसे कि वीट है, वेजिटेबल्स हैं, इनको वो जूट की जगह
पर लगा देते हैं। क्लियर, तो जूट जो है वो फिर नहीं ग्रो किया जा सकता है। डिले इन सैंक्शन लोन ऑफ द टू द फार्मर्स, तो फार्मर्स जो है उनको क्या है, लोन चाहिए होता है, क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी लगता है और उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अगर क्या है, डिले हो रहा है तो उनकी फसल जो है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। क्लियर, तो जो लोन है उसका डिले होना। चलिए बात करते हैं रेटिंग। रेटिंग क्या है पहले तो ये समझेंगे। रेटिंग जो है एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, जहाँ पर ये जो जूट की फसलें जो हैं जब तैयार हो जाती हैं, इनको काटा जाता है और इनको काटने के बाद क्या किया जाता है, 2-3 दिन के बाद काट दिया गया, थोड़ा वो सूख रहा है, फिर 2-3 दिन के बाद इनके बंडल्स बनाए जाते हैं। अब ये जो बंडल्स होते हैं इनको पानी में डाल दिया जाता है। इसीलिए अभी हमने समझा था ना कि कटाई के बाद भी इसमें पानी की अच्छी खासी ज़रूरत होती है। फिर इनको पानी में डाल दिया जाता है 2 to 3 वीक्स के लिए, जिसमें क्या है, ये सड़ते हैं। यही हम लोग कह रहे हैं अभी यहाँ पर ना कि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, जहाँ पर ये सड़ते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है इसमें से इसके जो बार्क है वो अलग होती है और वो रेशे जो हैं वो मिलते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका ये पूरा प्रोसेस होता है। उसमें 2 से 3 वीक के लिए रख दिया जाता है और कहा जाए कि भाई उसको वॉच भी किया जाता है कि कब ये ईजी है वो उसके ऊपर का जो बार्क है वो हटाने के लिए, ठीक है, जब वो ईजिली हट सके। अब यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हेल्प करता है। अगर उस दौरान टेम्परेचर हाई है तो इससे ये प्रोसेस जो है वो जल्दी होता है। कैसे जल्दी होगा, वो पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है ना। तो जब क्या है, धूप मिलती है या हीट मिलती है तो चीज़ें जो है जल्दी खराब होती है या फिर सड़ने वाला जो प्रोसेस उसका है वो तेजी से होता है। क्लियर है, इसलिए ऐसे टाइम में हाई टेम्परेचर ज़रूरी होता है। अ क्लोज वॉच इज केप्ट, जैसा भी हम लोगों ने समझाई, तो उससे क्या है, इसके बाद ये फाइबर जो है वो अलग होते हैं स्टॉक से। तो ये जो रेटिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जब उसको पानी में डाला गया है सड़ने के लिए, वो कंप्लीट होने के बाद ऊपर की छाल जो है वो हटाई जाती है और उससे फाइबर्स जो है वो निकाल लिए जाते हैं। अब जब ये फाइबर्स निकल जाते हैं फिर आगे का काम शुरू होता है। क्या शुरू होता है, इन फाइबर्स को आगे क्लीन किया जाता है, तभी इन फाइबर्स का आगे यूज होगा अलग अलग पर्पज से। फिर इनको क्लीन किया जाता है, क्लीन करने के बाद इनको सुखाया जाता है और आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यील्ड यानी उपज के बारे में। अगर बात करें तो उसको बेटर बनाया जा सकता है। कैसे, पहला तो सीड्स जो यूज किए जा रहे हैं वो अच्छे हो। दूसरा क्या है, फर्टिलाइजर्स का यूज हो। क्लियर है, फर्टिलाइजर इसीलिए होते हैं कि भाई फर्टाइल लैंड को फर्टाइल बनाए और जो भी क्रॉप है वो अच्छी हो। क्लियर है, वो हो गया। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन मेजर जो है वो अपनाए जाएं। क्लियर है, यानी कि जैसे मान लीजिए उसमें कोई डिजीज लग रही है या उससे बचाने के जो भी तरीके हैं, सही समय पर उसको पानी देना, ये सारी चीज़ें, मतलब उसका इरिगेशन, ये सारी चीज़ें जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए की जाए तो उससे अच्छी उपज इसकी पाई जा सकती है। चलिए तो बात करते हैं जूट कल्टीवेशन इन वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल जो है वो हमारे देश का सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। लगभग 70% जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल से ही मिल जाता है। देखिए वेस्ट बंगाल और जो पूरी पाकिस्तान या फिर जो अब बांग्लादेश है, यही वाला पोर्शन था कि मतलब पहले वेस्ट बंगाल और ये दोनों साथ साथ थे, है ना। तो यहाँ से जूट जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। इसी वजह से उसके अलग हो जाने से हमको कह सकते हैं इस प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी अभी भी क्या है, हमारे यहाँ बड़े लेवल पर जूट जो है वो तैयार की जाती है। तो 70% हमको कहाँ से मिलता है, वेस्ट बंगाल से मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। क्लियर है, तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एलुअल लोमी सॉइल जो है वो इसके लिए बेस्ट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर चीप अबंडेंट लेबर ये प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है इसके ग्रोथ के लिए वेस्ट बंगाल में। मोर देन 80 से ज़्यादा यूजेज इसके हमारे यहाँ हैं। क्लियर है, इसके अलावा क्या है, मेजर एक्सपोर्ट ये हमारे यहाँ का आइटम है जो कि क्या है बाहर भेजा जाता है। इसके अलावा लगभग 40 लाख से ज़्यादा फार्मर फैमिलीज जो हैं उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। चलिए तो अब बात करते हैं एरिया या स्टेट्स की। तो जैसा हमने जाना वेस्ट बंगाल जो सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा उसके आसपास का ही एरिया ले लेंगे हम, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया और इसके अलावा आते हैं आसाम की तरफ। ये 4 स्टेट जो है वो मिलकर हमारे देश का लगभग 98% जूट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, कौन कौन से, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, इन चारों स्टेट की पोजीशन जो है आपको मैप में पता होगी, है ना। तो ये चारों स्टेट जो हैं वो ज़्यादा जूट हमारे यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, लगभग 98%। अब इसके अलावा एक और फाइबर, एक हमने कॉटन देखा, एक हमने जूट देखा, नेक्स्ट है मेस्टा। मेस्टा की बात करें तो ये सब्सिट्यूट है जूट का। ये ऐसी जगह पर जहाँ पर जूट नहीं उगाया जा सकता है वहाँ पर मेस्टा को उगाया जाता है। मेस्टा जो है ये एक कोरस फाइबर है, यानी मोटा फाइबर है जिसका यूज़ होता है बैग्स वगैरह बनाने में। क्लियर है, इसके अलावा मेनली बिहार, आसाम और
उड़ीसा, मेस्टा जो है मेनली बिहार, आसाम, उड़ीसा, इन स्टेट्स में इनको ग्रो किया जाता है या इनका कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा और फाइबर वाले अगर हम लोग प्लांट्स देखेंगे तो ये हमारे सामने आते हैं, सीसल हो गया, हेम्प हो गया एंड फ्लेक्स। फ्लेक्स वही जो फ्लेक्स सीड हम लोग देखते हैं हमारे घरों में यूज होता है वो, ठीक है, उससे भी रेशे निकलते हैं। तो ये हमारे रेशे वाले या फाइबर वाली क्रॉप्स हो गई। चलिए बात करते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स, जिन सीड्स से क्या है ऑयल निकाला जाता है उन्हें हम ऑयल सीड्स कहते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो हम ऑयल सीड्स को देखेंगे। यहाँ पर ऑयल सीड्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं और बहुत बड़े लेवल पर ऑयल सीड्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। क्लियर है? तो ऑयल सीड्स हमारे यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है। क्लियर है कि इसका हम अपने लिए तो यूज करते हैं बट कमर्शियल पर्पज से इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंट अगर हम इस तरीके से इनका ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पर आता है ग्राउंडनट, सेसमे, रेपसीड एंड मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या है, जिसको हम कभी हम लोगों ने आप ऐड देखते हैं किसी ऑयल का आता है तो उसमें बोलते हैं ना कुसुम, जवा, ये सारी चीज़ें डलती हैं, तो वही आपका सनफ्लावर है। ठीक, नेक्स्ट है कैस्टर, सनफ्लावर एंड नाइजर। ठीक है, तो ये हमारे ऑयल सीड्स हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात की जाए तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है। इंडिया के बहुत बड़े एरिया में लगभग जो ग्रो किया जाता है उसमें नेट सोन एरिया में लगभग 20% एरिया जो है वहाँ पर क्या है, ये जो ऑयल सीड्स हमारे हैं इनको ग्रो किया जाता है, जिनसे क्या है ऑयल निकाला जाता है इन ऑयल सीड से और उसका यूज़ कई तरीके से किया जाता है। जैसे क्या है, एक तो हमारे डेली यूज़ में हमारा एडिबल ऑयल, हमारी देखिए जो भी वेजिटेबल्स बनती हैं उसमें क्या है ऑयल की हमें ज़रूरत होती है। एक तो ये इसका मेन पर्पज़ हो गया। इसके अलावा और अगर हम इसका यूज़ देखें तो यहाँ पर कई सारे यूज़ हैं, जैसे पेंट्स हो गए, वार्निश हो गए, इन चीज़ों में रॉ मटेरियल में इसका यूज़ होता है। पेंट्स हो गए, वार्निश हो गए, सोप्स हो गए, कॉस्मेटिक आइटम है, मेडिसिनल आइटम्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका जो वेस्टेज होता है या कह सकते हैं जो पोर्शन बचता है उसका यूज़ एज अ मैन्योर भी होता है और उसका यूज़ हमारे कैटल्स जो है उनको फीड कराने में भी किया जाता है। क्लियर है? कैटल फीड एंड मैन्योर। ऑयल इंडस्ट्रीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं तो इनसे क्या है बहुत सारे लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक तो इसको ग्रो करने में कितने सारे लोग लगते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, भाई फार्मर है वो उसको ग्रो कर रहा है, इसके अलावा उसको कई सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है ना, तो वहाँ पर कितने सारे लोगों को, और स्पेशली अगर हम देखें जहाँ पर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है इनसे ऑयल, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलता है। नेक्स्ट इनके टाइप्स एंड वेराइटीज़ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी मिलती है, एक एडिबल ऑयल वाली और दूसरी जो है वो है नॉन एडिबल ऑयल सीड्स। ठीक है, एडिबल ऑयल सीड्स की हम बात करें, अभी देखिए हम लोगों ने कई सारे ऑयल सीड्स देखे थे कौन कौन से वेराइटी के होते हैं, है ना, वहाँ से आप गेस कर सकते हैं कौन कौन से हमारे एडिबल ऑयल है। वहाँ हमने ग्राउंडनट देखा था यानी मूंगफली, ठीक है, वो हमारा क्या है एडिबल ऑयल है। सेसमे है, रेपसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर है एंड नाइजर है। इसके अलावा फ्लैक्सीड यहाँ पर रह गया है ना, फ्लैक्सीड जो है उससे भी ऑयल निकलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, उससे कितनी सारी मेडिसिन जो है वो भी बनती है और हम अपने खाने में भी उसका यूज़ करते हैं। एडिबल ऑयल सीड आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी वनस्पति। क्लियर है? ये तो अभी हमको पता ही है हम लोगों को कि इसका यूज़ जो है वो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन एडिबल। नॉन एडिबल में आएगा आपका कैस्टर है, लिंसेड हो गया, नीम है, महुआ है, महुआ जिसको हम क्या कहते हैं डोरी का तेल, है ना, तो वो आपका हो गया, एक महुआ हो गया। ये ऐसे हैं जिनका यूज़ हम खाने के लिए नहीं करते हैं बट इनका यूज़ जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने के लिए किया जाता है। चलिए, तो ऑयल सीड्स में यहाँ पर हम बात करेंगे एडिबल ऑयल सीड्स कुछ देखेंगे, जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, इन तीन का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, ग्राउंडनट से स्टार्ट करेंगे। ग्राउंडनट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑयल सीड्स में हमारे यहाँ, जिसका यूज़ बहुत बड़े लेवल पर होता है। इससे ऑयल तो बनाया जाता है, एज अ स्नैक्स हम इसका यूज़ करते हैं, फास्ट में हमारे यहाँ यूज़ होता है और कितनी सारी चीज़ें इससे बनती हैं। साउथ इंडियन जो हमारी डिशेज़ हैं उसमें इसका अच्छा खासा यूज़ होता है। क्लियर है? ठंडियों में हम देखें तो इसका बहुत ज़्यादा हम लोग मज़ा लेते हैं। क्लियर? तो ग्राउंडनट देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड ऑफ इंडिया एंड इसके अलावा देखा जाए तो हमारे यहाँ लगभग आधे ही जो ऑयल सीड्स वाली जो क्रॉप है उनमें आधे से ज़्यादा जो है वो लगभग इसका ऑयल सीड जो आपके ग्राउंडनट है इनको ग्रो किया जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल
क्रॉप है। इसके अलावा सीजन की बात करें तो ये आपके दोनों सीजन में आती है, राबी एंड खारिफ, बट मेनली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ खारिफ क्रॉप के रूप में इसको ग्रो किया जाता है। अब खारिफ का क्या टाइम है आपको पता होगा, इसीलिए जो खारिफ क्रॉप है ये जब रेडी हो जाती है तो हमारे यहाँ ठंडियों में हम देखते हैं मार्केट में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है, क्योंकि ये खारिफ क्रॉप है जो कि उस समय में रेडी होती है, इसीलिए उस दौरान ये हमको बहुत ज्यादा हमारे मार्केट में देखने को मिलती है। ग्राउंडनट प्लांट्स आर मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है बंच टाइप जो कि क्या है वर्टिकली ये ग्रो करता है, लगभग कितना इसकी हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर होती है। दूसरा जो टाइप है वो है रनर टाइप की अगर हम बात करें तो ये हॉरिजॉन्टली चलते हैं, जो कि काफी ज्यादा एरिया को ये कवर करते हैं। चलिए तो बात करते हैं ग्राउंडनट के लिए सॉइल कैसी चाहिए होती है। इसके लिए सॉइल जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है लाइट सैंडी लोएम, यानी कि हल्की बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वो इसके लिए बेस्ट होती है। इसके अलावा रेड एंड ब्लैक सॉइल जो है वो इसके लिए अच्छी होती है। अब बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कैसी चाहिए होती है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जहाँ रेनफॉल, पहले हम लोग टेम्परेचर देखेंगे फिर रेनफॉल। टेम्परेचर ये देखा जाए तो ग्राउंडनट जो है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो यानी कि यहाँ का इसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, है ना। तो एक इसकी रेंज जो होती है टेम्परेचर की वो होती है कितनी, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जब क्या है इसका राइपिंग टाइम है, इसके पकने का टाइम है, यानी फसल जो है वो तैयार हो रही है, उस दौरान वार्म एंड ड्राई वेदर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं रेनफॉल कैसी चाहिए होती है, तो रेनफॉल इसके लिए 50 to 70 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं आइसो हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर। मार्क करता है किसको, मार्क करता है ये अपर लिमिट ऑफ ग्राउंडनट कल्टीवेशन। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ ग्राउंडनट कल्टीवेशन को आइसो हाइट 100 सेंटीमीटर जो है वो मार्क करता है। अब यहाँ पर आइसो हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्या है ये समझेंगे। तो देखिए आइसो हाइट उसको कहते हैं जो सेम रेनफॉल वाले प्लेसेस को मिलाने वाली लाइन होती है। देखा जाए तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन उससे क्या है हमें ये पता चलता है कि इस जगह पर सेम रेनफॉल जो है वो पाई जा रही। जैसे 50 सेंटीमीटर वाली 50 सेंटीमीटर, फिर कहीं 100 है उससे नहीं ज्वाइन करेंगे। 50 सेंटीमीटर वाली तो 50 को ही हम ज्वाइन करेंगे, जहां पर 100 की बात करेंगे तो 100 को ज्वाइन करेंगे। ये आपकी है आइसो हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर अगर, तो ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर वाली सेम रेनफॉल वाले प्लेसेस को मिलाने वाली लाइन। तो ऐसे में क्या है कि वो जो आइसो हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर ये क्या करता है, ये शो करता है अपर लिमिट ऑफ ग्राउंडनट कल्टीवेशन, ग्राउंडनट के कल्टीवेशन या इसकी खेती है इसके अपर लिमिट को ये शो करता है। इसके अलावा अगर यहाँ क्या है इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है तो ये भी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, इससे भी क्या है फसल जो है वो बेटर होती है। क्लियर है। इसके अलावा इट इज़ हाईली ससेप्टिबल। ठीक है, ये क्या है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इस पर इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्या है अगर लंबे समय तक ड्रॉट वाला सीजन रह गया या कंटिन्यूअस रेन हो रही है या फिर स्टैग्नेंट वाटर जो कि रुका हुआ है या फ्रॉस्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और फसल उसकी वजह से क्या है खराब हो जाती है। चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ये जो ग्राउंडनट है इसका कल्टीवेशन का मेथड क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले इसको लगाने का, फिर इसको आगे हार्वेस्टिंग का। तो सोइंग मेथड जो है उसको जानेंगे। जून में इनको क्या किया जाता है, इनको सीड्स जो हैं वो डाले जाते हैं और ये ज़मीन के अंदर ही बढ़ते हैं, यानी ज़मीन के अंदर ये तैयार होते हैं। आपने देखा होगा ये जो पीनट्स होती हैं या फिर ठंडियों में जो हम मूंगफलियाँ खरीदते हैं ना, इस तरीके की शेल होती है, शेल के अंदर ये या फिर कह सकते हैं फली होती है, शेल होती है, उसके अंदर हमें इस तरीके की पीनट जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये रेडी कहाँ होती है, ये जमीन के अंदर रेडी होती है, अंडरग्राउंड होती है, इसीलिए इसको हम लोग ग्राउंड नट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम इसको ग्राउंड नट कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, ग्राउंडनट जो है वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, लेग्यूमिनस यानी फली वाली क्रॉप है। इसी वजह से जैसे दालें जो है वो क्या है, वो हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप है ना। तो जो दालों में प्रॉपर्टीज पाई जाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की, वो इसमें भी पाई जाती है। इसी वजह से इसको क्रॉप रोटेशन के तौर पर इसको ग्रो किया जाता है। क्रॉप रोटेशन आपको समझ में आ गया ना कि क्या है क्रॉप रोटेशन, एक के बाद दूसरी फसल, दूसरी के बाद तीसरी। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन के तौर पर इनको ग्रो किया जाता है। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग इनको जो है उखाड़ने का काम जो है वो किया जाता है, इनको जमीन से निकाला जाता है जब ये रेडी हो जाते हैं। ये कब होता है, तो अक्टूबर टू दिसंबर ये काम होता है, जहां पर ये पॉट्स जो है मैच्योर हो जाते हैं और रेडी होते हैं ये हार्वेस्ट के लिए। अब इनको निकाला जाता है हाथों के द्वारा, तो हाथों के द्वारा निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लेबर जो है उनकी ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी है क्या कि चीप लेबर जो है और ज़्यादा संख्या में वो मिल जाए ईजिली।
ठीक है, क्योंकि बड़े लेवल पर ये काम जो है वो हाथों से ही किया जाता है। ड्राई एंड वार्म विंटर जो है वो कब चाहिए होता है? ये चाहिए होता है जब ये पक रहे होते हैं, उस दौरान ड्राई एंड वार्म विंटर जो है वो इसके लिए ज़रूरी होता है। चलिए, तो अब हम जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं या चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए काफ़ी रिच ये होता है प्रोटीन के मामले में, विटामिन के मामले में, एंड हाई कैलोरी वैल्यू जो है वो इसमें पाई जाती है। इसीलिए पीनट्स जो है वो हमें खाने के लिए कहा जाता है कि भाई हमें पीनट्स जो है वो खाने चाहिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, इन सभी के लिए अच्छा होता है। क्लियर है? इट कंटेन्स 40 to 50% ऑयल जो है वो इसमें होता है। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करें मेडिसिनल एमल्शन, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। आर्टिफिशियल लेदर, सोप और ऑयल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, उसमें इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इसको हम क्या है, कच्चा भी खाते हैं, रोस्टेड भी खाते हैं, सॉल्टेड भी, और साथ ही साथ स्वीटेंड भी। स्वीटेंड अगर हम देखें कितनी सारी स्वीट्स जो हैं वो इससे बनती हैं। इससे क्या है, चिक्कियाँ बनती हैं, है ना। हम लोग शुगर वाली चिक्की, जैगरी वाली चिक्की, ये सारी चीज़ें जो है ठंडियों में हम लोग बहुत मज़ा लेते हैं इसका, तो वो चीज़ें बनती हैं। बहुत सारी स्वीट्स हो गई, बहुत सारी नमकीन हो गई, वो इससे बनती हैं। इसके अलावा ये क्या है, कैटल फीड के रूप में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बात करते हैं एरिया या स्टेट्स की। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, पहली चीज। दूसरा क्या है, ये एक रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप है क्योंकि ये क्या है, खारिफ क्रॉप है ना, तो ये रेन फेड क्रॉप है। यहाँ पर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जो है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, अनंतपुर जो है बड़े लेवल पर यहाँ पर ग्रो किया जाता है। फिर हम आते हैं कहाँ, तमिलनाडु में देखा जाए तो यहाँ पर वेल्लोर वगैरह हो गए। आते हैं हम गुजरात। क्लियर है? ये जो है वो मेन 3 प्रोड्यूसर हैं ग्राउंडनट के हमारे इंडिया में। चलिए, तो बात करते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड अगर देखा जाए तो ये क्या है, हमारी नेक्स्ट ऑयल सीड है, जो अभी हम लोग ऑयल सीड्स देख रहे हैं उसमें। मस्टर्ड जो है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट इज़ ग्रोन इन अ राबी सीजन। राबी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। राबी सीजन जो हमारा क्या है, ठंडियों वाला सीजन है। इस दौरान अगर हम देखेंगे तो हमारे जो खेत हैं वो इससे भरे हुए होंगे। ठीक है, इसके खेत वैसे भी बहुत खूबसूरत माने जाते हैं इसके येलो फ्लावर्स की वजह से। सॉइल की बात करें तो यहाँ पर सतलज एंड गंगा प्लेन की एलुवियल सॉइल जो है वो के लिए बेस्ट होती है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करें, कैसी क्लाइमेट चाहिए होती है, तो देखिए ये क्या है, ये हमारी राबी क्रॉप है। यहाँ पर नीड अ कूल क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है, जो कि रेंज अगर हम उसकी देखते हैं तो 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पेनिनसुलर इंडिया की तरफ ये काफ़ी कम क्वांटिटी में ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, ये एक कूल क्लाइमेट वाली हमारी क्रॉप है। क्लियर है? रेनफॉल इसके लिए कैसी चाहिए होती है, रेनफॉल 25 to 40 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। चलिए, तो अब बात करते हैं मस्टर्ड के मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो यहाँ पर देखिए, प्योर केवल मस्टर्ड जो है वो भी ग्रो किया जाता है। दूसरा, इसको मिक्स्ड क्रॉप के रूप में भी ग्रो करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, बार्ले है, वीट है, ग्राम है, इनके साथ इनको लगाया जाता है। जहां पर अगर हम देखें कि हाँ, दूसरी फसल जो है उसके मुकाबले ये क्या होता है, जल्दी तैयार हो जाता है, बट हार्वेस्टेड अर्लियर देन वीट। अगर हम वीट से देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वीट से पहले ही ये काटने लायक हो जाता है। हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो मस्टर्ड जो है इसको लगभग 3 महीने जो है वो लगते हैं तैयार होने में, मैच्योर होने में। और यहाँ पर बात करें कि इसको कैसे पहचानते हैं, तो ये जब पीले पड़ने लग जाते हैं तो समझ में आता है नहीं, अब ये तैयार हो गए, अब इनकी कटाई कर ली जाए। क्लियर है? तो मिक्स्ड में जब ये लगे होते हैं तो एक तरफ क्या है, आपके वीट होते हैं और साथ में ये होते हैं, तो वीट को छोड़ दिया जाता है और इनकी कटाई कर ली जाती है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इससे क्या है, इससे ऑयल निकाला जाता है, जिसका कि यूज़ मस्टर्ड सीड जो है उनसे 25 to 45% ऑयल जो है वो निकाला जाता है। उसका यूज़ अगर हम देखें, मेनली हमारे घरों में इसका यूज़ डेली होता है ना। मैक्सिमम जो हमारे यहाँ वेजिटेबल्स बनती हैं वो इसी मस्टर्ड ऑयल में बनती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पिकल्स बनते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल। ठीक है, पिकल जो जिन भी चीज़ों का बन रहा है उसके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है, एंड लुब्रिकेंट्स में इसका यूज़ होता है। चलिए, तो अब इसके यूजेस देखेंगे। ऑयल तो निकाला जाता है, इसके अलावा इसकी लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। उससे क्या है, हमारे घरों में वेजिटेबल्स बनाई जाती है। सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत फेमस है ना, तो वही सरसों का साग ये है। क्लियर है? तो इससे वेजिटेबल जो बनाई जाती है उसे हम कहते हैं सरसों का साग। इसके अलावा इसके ऑयल केक जो ऑयल निकालने के बाद जो इसका बचा हुआ पोर्शन होता है, जिसे हम ऑयल केक के नाम से जानते हैं, उसका यूज़ जो हमारे कैटल्स होते हैं उनको फीड कराने के लिए, और हमारे जो खेत होते हैं वहाँ पर एज अ मैन्योर उसका यूज़ किया जाता है। अब स्टेट्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है, यहाँ पर बड़े लेवल पर इसको ग्रो किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है।
चलिए, तो नेक्स्ट हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप है उसका नाम है सोयाबीन। सोयाबीन जिसका यूज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ गया है, और ख़ासतौर से हम देखें हमारे डेली फूड में, हमारे यहाँ मल्टीग्रेन सब जो आटा है या फ्लोर है वो आने लगा है, उसमें उसका यूज़ होता है। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो जिम जाते हैं, और इसका कह सकते हैं कि प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ये एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। सॉइल की बात करें, कैसी सॉइल चाहिए होती है, तो सॉइल यहाँ पर वेराइटी ऑफ सॉइल जो है वो चलती हैं। टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है। यूज़ देखा जाए तो यूज़ इसके बहुत सारे हैं, जहाँ पर देखा जाए इसका मेन यूज़, क्योंकि हमारे यहाँ से इसको काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट किया जाता रहा है। इसका यूज़ देखा जाए तो जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया है, इन जगहों पर इसका ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। आज के टाइम में देखा जाए इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है, इतना प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। ऑयल कंटेंट जो ये सोयाबीन होते हैं, इसमें ऑयल कंटेंट की हम लोग बात करें तो वो लगभग 28% तक पाया जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल क्रॉप होती है। यूज़ में अगर हम बात करें तो इसका देखा जाए तो इसके जो वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, उन सॉस बनाने में उसका यूज़ होता है। एज अ सैलड ऑयल में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा मार्जरीज जो है वो बनाने के लिए, और बहुत सारे एडिबल आइटम्स जो हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। क्लियर है? यूज़ एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड का ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।